अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदीला है और आज मैं आपके साथ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का टॉपिक डिस्कस करूँगी। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का जो लाइफ टाइम रिस्क है 1 in 1000 होता है और इसके लिए जो बेसिक इसकी पैथोफिजियोलॉजी है या हम इसके लिए हम वर्कर्स ट्रायड को माइंड में रखते हैं, जिसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसमें ब्लड की स्टेसिस होती है और दूसरा हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होगी और तीसरा ये होता है कि एंडोथेलियल डैमेज होगा। और प्रेगनेंसी ऐसी स्टेट है जिसमें प्रो कोएगुलेंट फैक्टर्स वैसे भी ज़्यादा होते हैं, एंटी कोएगुलेंट कम होते हैं, तो इसमें हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है और इसमें वीनस स्टेसिस 50% तक बढ़ जाती है एट 29 वीक्स ऑफ जेस्टेशन और एंडोथेलियल डैमेज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक स्पेसिफिक रिस्की टाइम होता है फॉर हैविंग वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो इसके लिए जो इसकी बात करेंगे तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। उसमें एक तो डीवीटी और दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डीवीटी के साथ पेशेंट मोस्टली जो है वो लेफ्ट लेग की कंप्लेन, पेन की कंप्लेन के साथ आएंगे। इसमें हमने लेफ्ट का रूल जहन में रखना है। 90% ऑफ केसेस लेफ्ट लेग इन्वॉल्व होती है और 70% केसेस आइलियोफेमोरल वेन इसमें इन्वॉल्व होगी। लेफ्ट का रूल LEFT, L फॉर लेफ्ट लेग, E फॉर एडिमा, यानी 2 सेंटीमीटर इसका सरकमफ्रेंस जो है लेफ्ट लेग का वो ज़्यादा होगा इसमें और एज़ कम्पेयर टू राइट लेग। और FT से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये प्रेजेंटेशन होगी। डी डायमर्स का आउटसाइड प्रेगनेंसी जो है वो रोल होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका कोई कुछ खास रोल नहीं है। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में हम करा सकते हैं डी डायमर्स। इसके लिए जो हम डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट कराते हैं वो कंप्रेशन डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, जिसमें हम दोनों लेग्स का कराएंगे। अगर ये नॉर्मल आती है तो आपने एंटी कोगुलेशन स्टार्ट करा देनी है पेशेंट को। एक हफ्ते के बाद रिपीट करा लेना है अगर वो नॉर्मल स्कैन आता है, लेकिन आपने एंटी कोगुलेशन 1 हफ्ते तक उसको दी नहीं है। अगर 1 हफ्ते के बाद रिपीट स्कैन भी उसका नॉर्मल आता है तो फिर आपने एंटी कोगुलेशन स्टॉप करा देनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको फिर भी डाउट है, हो सकता है समटाइम्स आइलिक वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो इस पर अपेयर नहीं होती है अल्ट्रासाउंड में, तो आपको अगर सस्पिशन है तो आप मैग्नेटिक रेजोनेंस वीनोग्राफी कराते हो। सिम्टम्स इसके क्या होंगे? पेशेंट लेफ्ट लेग की पेन के साथ आएगी, जिसको भी टेंडरनेस होगी और एक्सट्रीम रेडेंट एरिया होगा सारे का सारा, और समटाइम्स पेशेंट को फीवर भी होगा साथ में और ल्यूकोसाइटोसिस लैब्स में आपको मिलेगी। ये इसकी डायग्नोसिस है। ट्रीटमेंट में इसका जो ट्रीटमेंट है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ ही डिस्कस करूँगी। ठीक है जी। नेक्स्ट जो इसमें नेक्स्ट जो कंडीशन है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। इसमें पेशेंट जो है टिपिकली प्रेजेंट करेगी आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, चेस्ट पेन होगी और सवेयर केसेस में साइनोसिस और कोलैप्स के साथ भी आ सकती है। लैब में दोबारा वही ल्यूकोसाइटोसिस होगी और फीवर भी पेशेंट को हो सकता है। इन पेशेंट्स में आपने जो डायग्नोसिस है वो नॉन इन्वेसिव टेस्ट की तरफ सबसे पहले जाना है। ECG एक्सरे कराना है। ECG पे आपको S1Q3T3 पैटर्न मिलेगा और साथ में राइट एक्सिस डेविएशन या पी पल्मोनल मिल सकता है। आपने ECG रिव्यू करा लें मेडिकल स्पेशलिस्ट से। इसके अलावा आप एक्सरे कराएं पेशेंट का। एक्सरे के ऊपर आपको एटीलैक्टेसिस मिल सकती है, इफ्यूजन मिल सकती है, एडीमा मिल सकता है, पल्मोनरी एडीमा, और साथ में आपको फोकल ओपेसिटीज भी मिल सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है इसमें DVT को ज़रूर रूल आउट कर लेना है, क्योंकि DVT बेसिकली समटाइम्स सोर्स हो सकता है जहाँ से थ्रोम्बस जो है वो ब्रेक आउट करके इन्फीविना कैवा के थ्रू हार्ट में और हार्ट से फिर लंग्स में आता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म पेशेंट को हो जाता है। तो इसलिए आपने इसमें कंप्रेशन डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफी करा के चेक कर लेना है कि उसकी कोई DVT का एलिमेंट तो नहीं है। अगर DVT का एलिमेंट आ जाता है तो फर्दर टेस्टिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए नहीं करानी है। आपने अज्यूम कर लेना है कि पेशेंट इज हैविंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म और उसी की लाइन पे आपने उसको ट्रीट करना है। अगर वो अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है तो अपने फर्दर टेस्टिंग CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी, VQ स्कैनिंग वगैरह करानी है। और अगर नॉर्मल अच्छा नॉर्मल सेटअप में हम VQ स्कैनिंग और CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी कराते हैं, लेकिन ये कराते हुए हमें माइंड में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को या मदर को इससे कोई रिस्क तो नहीं है। तो ये चीज़ें हमने पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन कराने से पहले काउंसिल करना होता है इसके रिस्क से रिलेटेड। जो CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी है वो फीटस फ्रेंडली है। उसमें फीटस को रेडिएशंस कम से कम मिलती हैं। रीडली अवेलेबल CTPA रीडली अवेलेबल होता है और इसमें जो है हाईली स्पेसिफिक है, सेंसिटिव है, लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है वो मदर को 13.6% रिस्क होता है CA ब्रेस्ट का। तो इसलिए हम अगर मदर के बेनिफिट के लिए कराएं तो फिर VQ स्कैनिंग है, जिसमें मदर को रेडिएशंस बहुत कम मिलती हैं और उसमें यह है कि लेकिन वो स्कैन रीडली अवेलेबल नहीं है और जो है वो बच्चे को 10 टाइम्स इंक्रीज रिस्क होता है डैमेज का। तो इसलिए दोनों चीज़ों को हमने माइंड में रखना है बिफोर गोइंग फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये करना है कि ट्रीटमेंट के लिए हमने जो बेस्ट है इसमें वो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन है।
उसके लिए हम गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे। और हेपरिन में 3 तरह की हेपरिन है, उसकी हमें डोजेज पता होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास आती है एनोक्सापेरिन, डेल्टापेरिन और टिंजापेरिन। जो एनोक्सापेरिन है उसकी जो डोजेज है वो एनोक्सापेरिन अगर हम 50 kg से कम वेट है तो उसको हम 20 मिलीग्राम ओडी में देंगे। अगर 50 से 90 है तो 40 मिलीग्राम ओडी, 91 to 130 60 मिलीग्राम ओडी एंड 130 से 170 80 मिलीग्राम ओडी। हाई प्रोफाइलेक्टिक डोज इसकी 40 मिलीग्राम बीडी में है और जो इसकी ट्रीटमेंट या थेरेपेटिक डोज है वो 1 मिलीग्राम पर केजी बीडी में। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज द डेल्टापेरिन। डेल्टापेरिन इफ पेशेंट इज हैविंग वेट ऑफ लेस देन 50 kg 2500 यूनिट्स ओडी, 50 to 90 kg 5000 यूनिट्स ओडी, 91 to 130 7500 यूनिट्स ओडी और 5000 बीडी एंड 130 to 170 10,000 ओडी। For tinzaperin, if patient is having weight less than 50 kg 3500 units OD, 50 to 90 4500 units OD and 90 to 130 7000 units OD and if 130 to 170 then 9000 units OD। जो डेल्टापेरिन की प्रोफाइलेक्टिक डोज है वो 5000 यूनिट्स बीडी में है और इसकी जो ट्रीटमेंट डोज है वो 100 यूनिट्स पर केजी बीडी में है। जो टिंजापेरिन है उसकी प्रोफाइलेक्टिक डोज 4500 यूनिट्स बीडी है और उसकी जो ट्रीटमेंट डोज है वो 175 यूनिट्स पर केजी ओडी है। ये तो डोजेस से रिलेटेड हो गया। डोजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो गाइडलाइन में है उसमें जो एनोक्सापेरिन की ट्रीटमेंट डोज है वो 1 mg पर केजी पर डे है। जो डेल्टापेरिन है उसकी डोजेज 75 यूनिट्स पर केजी पर डे और टिंजापेरिन की 75 यूनिट्स पर केजी पर डे है। ईबीएम में इन दोनों का थोड़ा सा फ़र्क लिखा हुआ है। उसमें जो डेल्टापेरिन है उसकी डोजेज पर डे के हिसाब से 100 यूनिट्स पर केजी पर डे और जो टिंजापेरिन है उसकी 175 kg पर यूनिट्स पर केजी पर डे के हिसाब से। अच्छा, इसका थोड़ा रट्टा है, अगर आप लगा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ पर केजी पर डे के हिसाब से यूनिट्स पर डे के हिसाब से आप इसको याद कर लें। अच्छा, डीवीटी जो वीटी की गाइडलाइंस है उससे रिलेटेड ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आपको सिर्फ नज़र आ रहा है, हो सकता है आप इसको रीड ना कर सकें, लेकिन गाइडलाइंस में सिर्फ आप ये टेबल जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगी। टेबल में 3 तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक तो आपने याद रखना है प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स कौन से हैं, दूसरा ऑब्स्टैटिकल रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं और तीसरा ट्रांजिएंट फैक्टर्स कौन से हैं। जो प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स हैं उसमें प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ वीटीई, सेकेंड नंबर पे थ्रोम्बोफिलिया, वो चाहे इनहेरिटेड है या एक्वायर्ड है। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज वाले पेशेंट्स वो होते हैं जिनमें एंटी थ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन सी प्रोटीन एस डेफिशिएंसी होगी या उनकी कोई प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन होगी, फैक्टर 5 लेडिन डेफिशिएंसी होगी। जो एक्वायर्ड केसेस है वो केसेस होते हैं जो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं जिनमें ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी या बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और समटाइम्स ठीक है वो एंटीकोएगुलेशन भी ले रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर है वो मेडिकल कॉमोबिलिटीज़ है पेशेंट में अगर होती हैं, हार्ट लंग डिजीज़ है, एसएलई की पेशेंट है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी पोलीआर्थ्रोपैथी है उसको, या कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पेशेंट है, डायबिटीज़ है विद नेफ्रोपैथी, सिकल सेल डिजीज़ है या आईवी ड्रग यूजर्स हैं, सब मेडिकल कॉमोबिलिटीज़ में आएंगे। इनसे हम ये इन सब डिजीज़ के बारे में पूछ लेंगे। या एज उसकी 35 से ज़्यादा है, ओबेसिटी है 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा वेट है उसका, पैरिटी 3 बच्चों से ज़्यादा है, स्मोकिंग है, पैराप्लीजिया वाली पेशेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये ग्रॉस वेरिकोज वेन्स हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स में आएंगे। दूसरी कंडीशन जो होती है ऑब्स्टेटिकल रिस्क फैक्टर्स, इनको याद करने का इजी मेथड ये है कि एक पेशेंट है जिसको प्री क्लैम्शिया हुआ और वो मल्टीपल जेस्टेशन की पेशेंट है, ठीक हो गया, वो प्री टर्म लेबर में गई, उसका जो है वो प्रोलॉन्ग लेबर था 24 आवर्स से ज़्यादा और उसमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या फोर्सेप डिलीवरी हुई, उसका इमरजेंसी सीरियन सेक्शन हो गया और लेकिन बच्चा स्टिल बर्थ था और बेबी की बर्थ के बाद जो है उसको पीपीएच हुआ। इसमें जो रिस्क फैक्टर्स ऑब्स्टेटिकल वो प्री क्लैम्शिया है, मल्टीपल जेस्टेशन, प्री टर्म लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर ग्रेटर देन 24 आवर्स, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, स्टिल बर्थ एंड पीपीएच। तो ये सारे इस स्टोरी में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमने याद करने हैं वो ट्रांजिट रिस्क फैक्टर्स हैं। इसमें कौन से आते हैं? इसमें अगर परप्यूरियम के दौरान उसकी कोई सर्जरी हुई है एक्सेप्ट एपिजियोटमी, इसके अलावा डिहाइड्रेशन की पेशेंट है या हाइपरएमेसिस की पेशेंट है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की पेशेंट है आफ्टर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, एडमिटेड पेशेंट है या 3 डे से ज़्यादा उसकी बेड रेस्ट का उसको एडवाइस किया गया है। इसके अलावा उसका जो ट्रैवल है वो 4 आवर्स से ज़्यादा है। तो ये सब पेशेंट जो है या जो है पैराप्लीजिया पेशेंट है, तो ये सब पेशेंट जो है ये ट्रांजिट रिस्क फैक्टर्स में आएंगी।
सॉरी पैराप्लेजिया नहीं है, लेकिन अदरवाइज ये ट्रांजिट रिस्क फैक्टर्स में है, तो ये आपने सारे एक दफ़ा रीड करने हैं। इसमें एक और फैक्टर ऐड करूँगी ट्रांजिट रिस्क फैक्टर में, सिस्टेमिक इन्फेक्शन का, जिसमें यूटीआई की पेशेंट है या वूंड इन्फेक्शन हुआ है उसको पोस्ट नेटली, तो ये सब पेशेंट्स हैं वो ट्रांजिट रिस्क फैक्टर्स वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो 3 कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली, प्री एग्जिस्टिंग, ऑब्स्टेट्रिकल और तीसरा ट्रांजिट रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोरिंग पे। स्कोरिंग के लिए भी बहुत अच्छा टेबल है, अगर वो आप एक दफ़ा गो थ्रू हो जाते हो तो फिर पूरी गाइडलाइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी में सारी समरी है। अच्छा, जो टेबल में दिया गया है उसमें हमने हर रिस्क फैक्टर का एक अपना स्कोर है। अच्छा, मोस्टली जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनका स्कोर 1 है। हमने कुछ याद करने हैं जिनका स्कोर 3 है या 4 है, वो हमने याद कर लेने हैं। बाकी जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उन सबका स्कोर 1 है। अच्छा, इसमें जो टॉप पे है वो है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ वीटीई, जिसमें मेजर सर्जरी से रिलेटेड वीटी की बात नहीं हो रही। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ वीटी ही है जिसमें रिकरेंट केसेस आते हैं, जिसमें वो केसेस आते हैं जिनके साथ थ्रोम्बोफिलिया है, चाहे इनहेरिटेड है, एक्वायर्ड है, ये वो वाले केसेस है। इनको स्कोर 4 देंगे, मतलब इनका स्कोर 4 है, दैट्स मीन इनको 4 रिस्क फैक्टर्स की बेसिस पे हम ट्रीट करेंगे। दूसरी कंडीशन वो है जिसमें है प्रीवियस वीटीई जो के रिलेटेड टू मेजर सर्जरी है, इसको हम 3 का स्कोर देंगे। ठीक हो गया। जो हाई रिस्क थ्रोम्बोफिलिया के पेशेंट्स हैं वो भी स्कोर 3 में आएंगे, और मेडिकल कोमोबिडिटीज़ वाले पेशेंट भी स्कोर 3 में आएंगे। तो 3 में कौन से हो गए? प्रीवियस वीटी विद मेजर सर्जरी, हाई रिस्क थ्रोम्बोफिलिया एंड मेडिकल कोमोबिडिटीज़। इसके अलावा जो 3 में स्कोर में आ रहे हैं वो हैं पोस्ट नेटली जो पेशेंट्स हैं जिनकी परप्यूरियम में कोई सर्जरी हुई है, या जो पेशेंट्स ओवेरियन जो हाइपरमीसिस के पेशेंट्स हैं, ये स्कोर 3 में आते हैं। अच्छा, स्कोर 4 में जो है जिसमें एक तो प्रीवियस वीटी है जो रिकरेंट केसेस हैं या जो जिनके साथ एसोसिएटेड थ्रोम्बोफिलिया है, प्रीवियस वीटीई विद एसोसिएटेड इनहेरिटेड और एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया, इनके साथ जो स्कोर 4 में एक और कंडीशन आती है वो है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये दोनों स्कोर 4 में आएंगी। बाकी जितनी भी कंडीशन स्कोर 1 में आएंगी, जो सिजेरियन सेक्शन इन लेबर है वो स्कोर 2 में आएगा। अब इसमें शॉर्टकट ये है कि जो प्रीवियस जो टॉप में रेड पे लिखा हुआ है कि प्रीवियस वीटी विद एसोसिएटेड थ्रोम्बोफिलियाज, इसको हम अलग तरीके से मैनेज करेंगे, और बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं उसके लिए एक शॉर्टकट है। अच्छा, जो प्रीवियस वीटी है पहले हम इसको मैनेज कर लेते हैं। अगर पेशेंट आपके पास आती है और हिस्ट्री देती है मुझे पहले वीटी हो चुका है, तो एक तो ये अगर वो एजुकेटेड पेशेंट है तो उसकी अच्छी सी हिस्ट्री ले ले, और वो साथ में आपको बताएगी कि मुझे प्रीवियस वीटी हुआ था, साथ में मुझे 6 वीक्स पोस्टमार्टम मैंने लो मोलिकुलर हेपरिन भी यूज़ की है, तो वो एक डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा आपके पास कि वाकई इसको कोई प्रीवियस इवेंट हो चुका है। अच्छा, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ वीटीई जो कि रिलेटेड टू मेजर सर्जरी है उसको निकाल दें। जो बाकी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ वीटी है जिसमें या तो वो कहेगी बार बार उसको वीटी हो चुका है, ठीक है। दूसरी कंडीशन वो है कि उसको एसोसिएटेड थ्रोम्बोफिलिया है, चाहे वो इनहेरिटेड है जिसमें एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, फैक्टर 5 लेडिन डेफिशिएंसी, या प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन की पेशेंट है, या फिर वो पेशेंट है जिसको रिकरेंट एपिसोड्स वीटी की हो रही हैं लेकिन उसके साथ उसको जो है वो एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया है, यानी एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की वजह से उसको रिकरेंट एपिसोड्स हो रही हैं वीटी की। तो ये ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, इनको आपने थ्रू आउट एंटीनेटल पीरियड लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देनी है, इनको देनी ही देनी है। पोस्ट नेटली इनको 6 वीक्स के लिए आपने कंटिन्यू करनी है। अच्छा, दूसरे पेशेंट्स वो हैं जो कि जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं बाकी रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनमें हम इस तरह से देखते हैं। अगर पेशेंट के अंदर 4 रिस्क फैक्टर्स हैं या 4 से ज़्यादा हैं तो हम इनको जो है वो एंटीनेटली थ्रू आउट देंगे, और पोस्ट नेटली हम 6 वीक्स के लिए देंगे। जिन पेशेंट्स में 3 रिस्क फैक्टर्स हैं या तो उनको हम 28 वीक्स ऑनवर्ड देते हैं। और पोस्ट नेटली हम इनको 6 वीक्स के लिए देते हैं। जिनमें 2 रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें हम सिर्फ 10 डेज पोस्ट नेटली देते हैं। 10 डेज पोस्ट नेटली वाले में 2 और तरह के मरीज़ भी आते हैं। अगर किसी का BMI 40 से ज़्यादा है, या ऐसे पेशेंट जिनका पोस्ट नेटली 2 रिस्क फैक्टर्स हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो उनको हम पोस्ट नेटली 10 डेज़ के लिए लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देते हैं। तो ये तो रिस्क फैक्टर से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि थ्रोम्बोफिलिया की टेस्टिंग किन पेशेंट्स में कराई जाए, तो थ्रोम्बोफिलिया की टेस्टिंग हम उन पेशेंट्स में कराते हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, उनका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो है वो उसमें एस्ट्रोजन रिलेटेड और अनप्रोवोक्ड DVT की हिस्ट्री होगी, जो कि 50 साल से कम एज में उसको हुई है। अगर ऐसी कोई हिस्ट्री पेशेंट लाता है, या ऐसा पेशेंट जिसमें थ्रोम्बोफिलिया है लेकिन उसकी टाइप पता नहीं है, तो इन पेशेंट्स में हम थ्रोम्बोफिलिया की टेस्टिंग कराते हैं जो अनडायग्नोस्ड केसेस है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन ये होता है कि ये तो जो प्रीवियस वीटी है जो हाई रिस्क में हम जिसको डालते हैं, प्रीवियस वीटी विद रिकरेंट एपिसोड्स और प्रीवियस वीटी विद इनहेरिटेड और एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलियाज, अगर ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, इनमें रिकरेंट एपिसोड्स नहीं हुई वीटी की, सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब इनकी इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज के केसेस हैं या एक्वायर्ड केसेस हैं,
लेकिन इनमें सिम्टम्स नहीं है, तो इनको हम कैसे मैनेज करेंगे? इनको हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि इन पेशेंट्स में हम देखते हैं कि इनके साथ कोई एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं या नहीं। यानी अगर ये ए सिम्टोमेटिक पेशेंट है थ्रोम्बोफिलिया का, या ए सिम्टोमेटिक पेशेंट है एक्वायर्ड थ्रोम्बोफिलिया का जिसमें एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम आता है, तो हम देखेंगे इसके साथ मजीद रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं या नहीं। अच्छा, अगर इस कंडीशन के साथ इनके साथ 3 और रिस्क फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं तो इसका स्कोर बन जाएगा 4। ठीक है, तो हम इसको 4 स्कोर की बेसिस पे मैनेज करेंगे, यानी कि थ्रू आउट एंटीनेटल पीरियड एंड पोस्ट नेटली 6 वीक्स। अगर इनके साथ इन एसिम्टोमेटिक केसेस के साथ 2 मजीद रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो हम इनको स्कोर 3 की बेसिस पे मैनेज करेंगे, यानी 28 वीक्स ऑनवर्ड हम इनको देंगे और पोस्ट नेटली 6 वीक्स। अगर इनमें एक रिस्क फैक्टर मजीद प्रेजेंट है तो ये मिलकर 2 रिस्क फैक्टर्स काउंट होंगे और इनको हम पोस्ट नेटली 10 डेज़ के लिए देंगे। इसके अलावा जो हाइपरेमिसिस की पेशेंट है उसके लिए स्पेसिफिकली ये कहा गया है गाइडलाइन में कि इसको जब आप एडमिट करते हो पेशेंट को, तो इसको आप थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस के लिए कंसिडर करो, और जो ही वो पेशेंट स्टेबल होकर डिस्चार्ज होती है तो आपने एंटीकोगुलेशन स्टॉप कर देनी है। दूसरी कंडीशन ये ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के लिए कहा गया है, जो कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के बाद इस कंडीशन के साथ आपके पास आती हैं, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं, तो इनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही शुरू कर देना है और पोस्ट नेटली भी 6 वीक्स के लिए देना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन होता है कि इनिशिएशन कब करनी है आपने थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस की। जो ऑलरेडी पेशेंट्स एंटीकोगुलेशन ले रहे होते हैं ओरल, जिनमें रिकमेंडेड होती है, जिनमें रिकरेंट एपिसोड्स होती हैं, वो ओरल वारफरिन ले रहे होते हैं, तो इन पेशेंट्स को आपने एज सून एज प्रेगनेंसी टेस्ट इज कन्फर्म्ड इनको आपने वारफरिन से हेपरिन पे शिफ्ट करा देना है। और इसकी जो लिमिट दी गई है विदिन 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्मेशन आपने इनको कन्वर्ट करा देना है। अगर 2 वीक्स नहीं तो एटलीस्ट 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले इनको ओरल से आपने हेपरिन में शिफ्ट करा देना है। स्पेशली अगर पहले से ये ओरल पे नहीं भी हैं तो आपने इस तरह के पेशेंट्स को जिनमें एपिसोड्स हो चुकी हैं रिकरेंट, आपने एज सून एज प्रेगनेंसी टेस्ट इज कन्फर्म्ड आपने फ़ौरन से इनको शिफ्ट करा देना है। VTE के लिए जो बेस्ट है वो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन है, और इसके लिए कहा गया है कि इसके लिए आपने जो है वो मॉनिटरिंग फैक्टर 10A की नहीं करनी। सिर्फ लो मोलिकुलर हेपरिन में उन पेशेंट्स की आपने मॉनिटरिंग करनी है फैक्टर 10A की जिनका वेट या तो बहुत ज़्यादा है, या जिनमें आप हेपरिन दे रहे हो और उनमें डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, या वो पेशेंट जिनमें रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट है, यानी GFR उनका 30 ml पर मिनट से कम है। आपने सिर्फ उनमें जो है वो फैक्टर 10A की मॉनिटरिंग करनी है और आपने इमेटोलॉजी से ज़रूर कंसल्ट करना है। फैक्टर 10A का लेवल क्या होना चाहिए? इसमें 0.5 से 1 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml इसका लेवल होना चाहिए, और ये 2 आवर्स और 4 आवर्स आफ्टर द डोज आप इसको मॉनिटर करते हो फैक्टर 10A के लेवल्स को। अच्छा, अब इसके अलावा इसकी और भी हेपरिन की फॉर्म्स है, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन भी होती है। ये हम कब देते हैं? ये उन पेशेंट्स में देते हैं जिनमें हाई रिस्क ऑफ हेमरेज होता है, या फिर जिनमें रीजनल एनेस्थीसिया हमने पहले से प्लान किया होता है कि इनमें हमने देना है, और उसमें ज़ाहिर है लो मोलिकुलर हेपरिन के लिए कुछ कंपल्शंस हैं, तो इसलिए हम उन पेशेंट्स में अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन दे सकते हैं जिसमें हाई रिस्क ऑफ हेमरेज होता है। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन के लिए हमने मॉनिटरिंग प्लेटलेट की करनी होती है, एपीटीटी मॉनिटर करना होता है, और इसका एपीटीटी 30 या 40 सेकंड से ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए, इतना रखना चाहिए आपने। प्लेटलेट्स में एवरी 3 to 4 डेज आप मॉनिटर करोगे इन पेशेंट्स की, और 2 वीक्स तक करना है, या जब तक आपने इसको वारफरिन से हेपरिन पे शिफ्ट नहीं कर लेना तब तक आपने प्लेटलेट्स के मॉनिटर करने हैं एवरी 3 to 4 डेज। हेपरिन के अलावा अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन के अलावा 2 और चीज़ें फंडोपेरिनॉक्स और एक होती है डेनाप्रोइड। ये दोनों आप उन पेशेंट्स में देते हैं जिनमें हेपरिन के कंपाउंड से एलर्जी होती है, और हम हेमाटोलॉजी से कंसल्ट करके इनको इन मेडिकेशंस पे भी डाल सकते हैं। वारफरिन किन पेशेंट्स पे देनी है प्रेगनेंसी में? ये उन पेशेंट में देनी है जिनमें हेपरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और दूसरा ये जो मैकेनिकल हार्ट वैल्व्स के पेशेंट होते हैं, न्यूमैटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट होते हैं, जिनमें वैल्व रिप्लेसमेंट हुई हुई होती है, जो ऑलरेडी वारफरिन ले रही होती हैं, इन पेशेंट्स में आप कंटिन्यू करा सकते हो। बेबी की जो एम्ब्रियोपैथी होती है वो 5 मिलीग्राम डोजेज पे होती है, अगर इससे कम डोजेज रिक्वायर है तो आप इसको कंटिन्यू करा सकते हो। दूसरा, अगर आपने हर हाल में वारफरिन देनी है पेशेंट को, तो उसको काउंसिल करना है कि बच्चे को इससे क्या रिस्क है, और ज़्यादा बेहतर ये होता है कि प्रेगनेंसी में आप वारफरिन से उसको हेपरिन पे शिफ्ट करा दो, और जस्ट बिफोर डिलीवरी आपने उसको वारफरिन से हेपरिन पे शिफ्ट करना है, एंड पोस्ट नेटली आपने 5 to 7 डेज तक उसको हेपरिन पे ही रखना है, और उसके बाद अपने वारफरिन पे उसको ओरल वारफरिन पे शिफ्ट करा देना है। जो इसके अलावा जो डेक्स्ट्रॉन है या जो एस्प्रिन है उसका VTE के अंदर कोई रोल नहीं है। उसकी एस्प्रिन की स्पेशली किसी और वजह से अगर आप दे रहे हो पेशेंट को तो दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन VTE में आपने इसकी रिकमेंडेशन नहीं है। और जो ओरल थ्रोम्बिन या नॉन वाइटामिन के एंटेगनिस्ट हैं वो भी रिकमेंडेड नहीं है प्रेगनेंसी में। वारफरिन जो है वाइटामिन के एंटेगनिस्ट है, लेकिन इन्होंने जो नॉन वाइटामिन के एंटेगनिस्ट हैं वो आप नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में।
हेपरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? हेपरिन जो है वो पोटेंशिएट करती है एक्शन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3, और एंटी थ्रोम्बिन 3 बेसिकली क्या चीज़ है कि ये जो कोएगुलेंट फैक्टर्स हैं 9, 10, 11, 12 और थ्रोम्बिन, उनको ये जो है वो इनएक्टिवेट करता है, जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है। तो जब वो उनको इनएक्टिवेट करेगा तो कोएगुलेशन नहीं होगी, तो एपरिन बेसिकली उसके एक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। हेपरिन, अब अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन और लो मोलिकुलर वेट हेपरिन में क्या फ़र्क है? जो अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन है वो एट अ टाइम थ्रोम्बिन और एंटी थ्रोम्बिन 3 दोनों के साइड बाइंड कर जाती है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो थ्रोम्बिन 9, 10, 11, 12 सब फैक्टर्स को इनएक्टिवेट करा देगी। लेकिन जो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन है वो एट अ टाइम थ्रोम्बिन और एंटी थ्रोम्बिन 3 दोनों के साथ इकट्ठे बाइंड नहीं कर सकती। तो इसलिए इसका जो ज़्यादा फोकस होता है वो थ्रोम्बिन की इनिबिशन पे नहीं हो सकेगा, ये वाया एंटी थ्रोम्बिन 3 ज़्यादा इसका जो है वो बाकी फैक्टर्स और फैक्टर 10 के ऊपर होता है, इसलिए हम इसकी मॉनिटरिंग में फैक्टर 10 को रखते हैं। जो वार्फरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो विटामिन के एंटेगनिस्ट है। विटामिन के बेसिकली एक्टिवेट कराता है 2, 7, 9, 10 जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं उनको। जब विटामिन के का एंटेगनिस्ट वार्फरिन अपना एक्शन करेगा तो विटामिन के उनको एक्टिवेट नहीं करा सकेगा 2, 7, 9 एंड 10, और उसकी वजह से कोएगुलेशन नहीं होगी। अच्छा, दोनों की एंटीडोट क्या होती है? जो हेपरिन है उसमें हम प्रोटामिन सल्फेट देते हैं, जबकि जो वार्फरिन है उसके लिए हम विटामिन के देंगे, लेकिन उसका डिलेड एक्शन होता है, 5 डेज लग जाते हैं उसको एक्शन करते हुए, तो इसलिए हमने इमीडिएटली फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगाना होता है इन द केस ऑफ वार्फरिन टॉक्सिसिटी। ठीक हो गया। ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी हमने क्या एहतियात करनी है? उसमें यह है कि जब हम लो मोलिकुलर वेट हेपरिन पेशेंट को दे रहे हैं तो उसको 12 आवर्स बिफोर डिलीवरी हमने उसको स्टॉप करा देना है। मतलब 1 डे बिफोर डिलीवरी आपने उसको दी, मॉर्निंग डोज आपने ओमिट करा देनी है, और 12 आवर्स के बाद उसकी सर्जरी करनी है। जो हाई रिस्क पेशेंट है, जो हाई थेरेपेटिक डोज ऑफ हेपरिन ले रहे हैं, उनके लिए आप 24 आवर्स भी वेट कराओगे आफ्टर लास्ट डोज ऑफ लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। अगर रीजनल एनेस्थीसिया मिला है तो एपिड्यूरल कैथेटर के 4 आवर्स के बाद, उसके रिमूवल के 4 आवर्स के बाद आपने दोबारा से उसको हेपरिन स्टार्ट करानी है। अगर उसको रीजनल नहीं मिला एनेस्थीसिया या फिर ड्यूरल कैथेटर इन साइटू नहीं है तो फिर आप उसको किसी टाइम भी स्टार्ट करा सकते हो पोस्टनेटली। अच्छा, नेक्स्ट इज दी एंटी एम्बोलिज्म स्टोकिंग्स आप किस पेशेंट्स में यूज़ करोगे? वो पेशेंट जिनमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन है लो मोलिकुलर वेट हेपरिन के लेकिन हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, APH PPH के पेशेंट्स हैं, या जिनमें वूंड हीमाटोमा या इंट्रा एब्डोमिनल कोई ब्लीडिंग है, वो पेशेंट्स जिनमें ऑलरेडी लो मोलिकुलर वेट हेपरिन मिल रही है, हाई रिस्क पेशेंट्स है, तो साथ में आप एंटी एम्बोलिक स्टोकिंग भी आप उसको एडवाइस करोगे। और वो पेशेंट में 4 या 4 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, या जिनका प्रोलॉन्ग ट्रैवल की जिन 4 आवर्स से ज़्यादा का ट्रैवल है जिनमें, या रिकरेंट एपिसोड्स हैं वीटी की, तो इन सब में आपने एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग साथ में आपने उनको देनी है। जो प्रोलॉन्ग्ड एडमिशन के पेशेंट है, वूंड इन्फेक्शन पर प्यूरल सर्जरी वाले, उन सब में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम रिस्क फैक्टर देखेंगे। 4 या 4 से ज़्यादा हैं तो हम उनको एंटीनेटली भी और पोस्टनेटली भी 6 वीक्स के लिए देते हैं। चीज़ जो मैंने इसमें डिस्कस करनी है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। लो मोलिकुलर वेट हेपरिन किन पेशेंट्स में नहीं दोगे? जिनमें रिस्क ऑफ हेमरेज है, APH PPH है जिनमें, या जिनमें रिस्क है हेमरेज का लेटर ऑन लाइक प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वोन ब्लीड ब्रेन डिजीज़ या एक्वायर्ड कोएगुलोपैथीज़ हैं, या हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जिनमें प्रीवियस 4 वीक्स के अंदर कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री है, चाहे वो इस्कीमिक था या हेमरेजिक था। इसके अलावा जो पेशेंट्स रीनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स हैं, जिनमें GFR 30 ml पर मिनट से कम है, या जो लीवर इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स हैं, इनको आपने जो है वो हेपरिन नहीं देनी। इसके अलावा 1-2 कंडीशंस और भी हैं विच आई फॉरगॉट। सॉरी, जिन पेशेंट्स का प्लेटलेट काउंट 75 से कम है, या जो ब्लड प्रेशर जिनका अनकंट्रोल्ड है, लाइक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 से ज़्यादा और डायस्टोलिक 120 ज़्यादा है, इनमें भी आपने लो मोलिकुलर वेट हेपरिन नहीं देनी। ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। यहाँ तक हमारी VT की गाइडलाइंस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हैं। इनके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने रिस्क फैक्टर्स देखने हैं। 4 या 4 से ज़्यादा हैं तो आपने एंटीनेटली थ्रू आउट पोस्टनेटली 6 वीक्स। अगर 3 फैक्टर्स हैं तो आपने एंटीनेटली 28 वीक्स ऑनवर्ड एंड पोस्टनेटली 6 वीक्स। अगर उनमें 2 फैक्टर्स हैं तो आपने एंटीनेटली कुछ नहीं देना, पोस्टनेटली अपने 10 डेज़ के लिए देना है। पोस्टनेटली 10 डेज उन पेशेंट्स को भी दोगे जिनमें BMI 40 से ज़्यादा है, या जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स पोस्टनेटली प्रेजेंट है, तो उनको भी दोगे। रिस्क असेसमेंट आपने हर लेवल पे पेशेंट की करनी है। एंटीनेटली प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करनी है, प्री प्रेगनेंसी रिस्क असेसमेंट करनी है, प्रेगनेंसी में करनी है, एंटीनेटल को एडमिशन होता है तब करनी है, इंट्रापार्टम करनी है, पोस्टनेटली करनी है। हर लेवल पर आपने पेशेंट की रिस्क असेसमेंट ज़रूर करनी है। जो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ VT क्या है उसमें अगर रिकरेंट एपिसोड्स हैं या एक्वायर्ड या इनहेरिटेड हैं और सिम्टोमेटिक है पेशेंट्स, तो उनको थ्रू आउट एंटीनेटल और पोस्टनेटली भी 6 वीक्स के लिए दोगे। रिस्क स्कोरिंग वाला टेबल आपने ज़रूर रीड कर लेना है, और एक प्री एग्जिस्टिंग ऑब्स्टेटिकल और ट्रांजिट रिस्क फैक्टर्स वाला टेबल। इसके अलावा डोजेज हमने डिस्कस कर ली, और साइड इफेक्ट्स और उनकी मॉनिटरिंग सब इसमें ऑलमोस्ट कवर हो गया है। कुछ चीज़ें अगर इसमें रह जाती हैं तो वो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैंने मज़ीद वीडियोज़ इससे रिलेटेड अपलोड करूँ। ये मेरे लिए अप्रिसिएशन हो।
इसमें मैंने स्पीड अपनी ज़्यादा इस वजह से भी रखा है ताकि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर हो जाए, और ये एक बोरिंग टॉपिक है जिसको सुनना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, पढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके बनाया है। अच्छा, अगर जो है वो कोई भी चीज़ इसमें ऐड करनी है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारा आज का वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का टॉपिक ख़त्म होता है। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।